नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ आवर सीरीज बेसिक्स फॉर आईआर। आज की हमारे डिस्कशन का एजेंडा है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हमारे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था फॉरेन पॉलिसी का मतलब, जहां पे मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस दिए थे। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से हांस मॉर्गनथाउ का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। फॉरेन पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ द डिसीजंस और द एक्शंस टेकन बाय अ स्टेट टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ये डेफिनेशन नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रखता है। जॉर्ज मोडेल्सकी का भी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, फॉरेन पॉलिसी इज इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। कैसे स्टेट अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर्स को बदलता है बाय एडजस्टिंग इट टू मेनली इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ऑल्दो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी रोल जरूर प्ले करता है। फॉरेन पॉलिसी को अगर हमें समझना है तो हम उसको कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं विद डोमेस्टिक पॉलिसी। किसी भी देश की डोमेस्टिक पॉलिसी क्या होगी, उसकी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है डोमेस्टिक चीजों के लिए, डोमेस्टिक स्टेप्स, यानी कि अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने पॉलिटिकल सेटअप के लिए किस तरह के स्टेप्स लेंगे, उसको हम लोग डोमेस्टिक पॉलिसी कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी मेनली डील्स विद हाउ अ नेशन बिहेव्स एट द इंटरनेशनल लेवल। तो आज हम लोग जानेंगे कि फॉरेन पॉलिसी बिल्ड करने के लिए कोई भी देश किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करता है, क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। सो डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, देखिए, फॉरेन पॉलिसी कभी भी आइसोलेशन में नहीं बनती है। कोई एक चीज के ऊपर निर्भर रख के फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी बनाता है। ये जो डिटर्मिनेंट्स है वो भी फिक्स्ड भी हो सकते हैं या फिर वेरी भी हो सकते हैं। वेरी कैसे होंगे, कई बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर निर्भर हो सकता है और कई बार इंटरनेशनल एरिना में किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी निर्भर हो सकता है। एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको लेनी है डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर्स को, तो एक सवाल पूछिए खुद से कि भारत का जो संबंध है, भारत की जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, वो किस बेसिस पे शेप्ड है। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सीधे 1947 पे पहुंच जाओगे, बिकॉज इट डील्स विद पार्टीशन। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑलरेडी था सबकॉन्टिनेंट, पाकिस्तान बना, तो वो जो पार्टीशन है इट स्टिल शेप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। इसका मतलब क्या, हिस्ट्री वुड बी वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में और भी दूसरे क्या डिटर्मिनेंट्स होंगे। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। दो भागों में हम लोग डिस्कशन करेंगे, इंटरनल डिटर्मिनेंट्स और एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स। इंटरनल मतलब देश से जुड़े हुए, देश के आंतरिक जो भी फैक्टर्स हैं, और एक्सटर्नल एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनल में ज्योग्राफी हो सकता है, किसी भी देश की इकोनॉमिक स्टेटस हो सकती है, उसकी मिलिट्री कितनी है, उसका पॉलिटिकल सेटअप कैसा है, क्या वो डेमोक्रेसी है, किस तरह की लीडरशिप है, कौन सी पार्टी पावर में है, क्या पब्लिक ओपिनियन है, ये सारी चीजें फैक्टर करती है इन डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एक्सटर्नल एट द इंटरनेशनल लेवल, किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है, क्या यूनिपोलर है, क्या बाईपोलर है, क्या मल्टीपोलर है, या फिर किस तरह से टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशंस हो रही है, ये सारी चीजें हमें फैक्टर इन करनी पड़ती है इन डेवलपमेंट ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी। चलिए इंटरनल डिटर्मिनेंट्स को जानते हैं वन बाय वन। मिलिट्री स्ट्रेंथ, किसी भी देश की डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी है उसके बेसिस के ऊपर उसकी फॉरेन पॉलिसी जरूर डिटरमाइन होगी। अगर कोई देश है जिसकी मिलिट्री वीक है, अगर उसके पास हार्ड पावर कम है, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर फॉल हो सकता है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर के चलते वो डिसीजंस उसको लेने पड़ेंगे। अगर कोई भी देश मिलिटरीली स्ट्रांग है, अगर उसकी डिटरेंस की कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो वो इंश्योर करेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वो स्ट्रांग रहेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, रशिया हो गया। दे हैव वेरी हाई डिफेंस कैपेबिलिटी, दे कैन इन्फ्लुएंस थिंग्स नॉट जस्ट इन देयर रीजन बट दूसरे रीजन्स में भी। इसके अलावा एक और डिटर्मिनेंट है जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफी तो परमानेंट होती है, एक कहावत है कि हम अपने पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते हैं। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द इंटरनेशनल लेवल एंड इन डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एज वेल। कहाँ पे कोई देश लोकेटेड है, उसका साइज कितना है, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह का उसका टेरेन है, कितने रिसोर्सेस उसके पास है, और मेनली नेबर्स कौन कौन है। नेबर्स तो हम लोग बदल नहीं सकते, तो इसीलिए जोग्राफिकल फैक्टर्स दे डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू द नेबरहुड पॉलिसी। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स है, किसी भी देश की इकोनॉमिक माइट कितनी है, उसका ट्रेड कितना है, क्या वो इनवर्ड लुकिंग है या फिर आउटवर्ड लुकिंग है, उसका ट्रेड कितना है, दूसरे देशों के साथ कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, सॉफ्ट पावर कितना है, ये सारी चीजें फैक्टर इन होंगी इन डेवलपमेंट ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी।
अगर कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वो डाइवर्सिफाइड होगी, उसके पास पैसा ज्यादा होगा, उसके पास फंड्स ज्यादा है, तो ना सिर्फ वो खुद का डेवलपमेंट कर सकता है लेकिन दूसरों की भी मदद कर सकता है, यानी कि एड भी दे सकता है, उससे सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी देश की इकोनॉमिक क्षमता कम है तो इट हैज टू रिलाई ऑन सपोर्ट, इट हैज टू रिलाई ऑन डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम अदर प्लेयर्स, दैट लिमिट्स फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस। इसके अलावा इंटरनल डिटर्मिनेंट्स में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इतिहास, हिस्ट्री एंड द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। हिस्ट्री प्लेज अ वेरी डीप रोल इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, और साथ ही साथ कई बार कल्चरल कनेक्ट जो होता है, यानी कि हिस्टोरिकल कनेक्ट हो गया, कल्चरल कनेक्ट हो गया, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, इट हैज अ डीप इम्प्रिंट ऑफ हिस्ट्री, एज आई टोल्ड यू द केस ऑफ पार्टीशन। सिमिलरली हम लोग बात कर सकते हैं कल्चरल कनेक्ट के बारे में, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारा एक कल्चरल एंगल आपको जरूर मिलेगा, कई सारे कल्चरल कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स हमें मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ अ लिंक टू बुद्धिज्म। सो हिस्ट्री एंड कल्चर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा जो डोमेस्टिक फैक्टर्स में पॉलिटिकल लीडरशिप और आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह की है, उसका विजन कैसा है उसकी, इससे हमें देश की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन का पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ही वाज आइडियलिस्ट, तो उनकी लीडरशिप में वो आइडियलिज्म दिखाई देता था, इसीलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी वो आइडियलिज्म जरूर दिखाई दिया हमें, और उन्होंने फॉरेन पोर्टफोलियो अपने साथ ही रखा था। सिमिलरली अगर पार्टी कोई पावर में है और उनकी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन जो है, दैट आल्सो इम्पैक्ट्स द फॉरेन पॉलिसी। फॉर इंस्टेंस इफ इट इज अ लेफ्ट पार्टी, अगर कोई पार्टी है जिसका लेफ्ट आइडियोलॉजी है और वो पावर में आ चुका है, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि लेफ्ट ओरिएंटेड कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप अच्छी होगी और वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अच्छी नहीं होगी। आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल, स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। यूएसएसआर की बात कर लो, यूएसएसआर के ब्लॉक में जो भी कंट्रीज थे, देयर द रूलिंग एलिट्स वर लेफ्ट ओरिएंटेड, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी भी देश का जो आइडेंटिटी है, नेशनल कैरेक्टर है, और वहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन है, वो भी काफी मैटर करती है, स्पेशली अगर डेमोक्रेसी है, अगर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सेटअप है, तो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। बट इन अ डेमोक्रेसी, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, द डिस्कशंस, डिबेट्स दैट हैपन इन मीडिया, सिविल सोसाइटी की इनपुट्स लेनी पड़ती है। अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी, क्या फॉरेन पॉलिसी की जो स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर ये सारी इनपुट्स हमें मिलेंगी। जैसे इंडिया में देयर आर मेनी थिंक टैंक्स, आईडीएसए हो गया, ओआरएफ हो गया, दे गिव अ लॉट ऑफ इनपुट्स in building Indian foreign policy. So there are internal determinants and then there are external determinants. External मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर। वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह का है उसके ऊपर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करना पड़ता है। अगर वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर है, जहाँ पे एक ही पावर है, तो हम इस तरह की फॉरेन पॉलिसी करेंगे जहाँ पे हमें उस एक प्लेयर के साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे। अगर बाईपोलर है, वी मे सेलेक्ट वन ऑफ द अदर प्लेयर्स। इंडिया ने वो नहीं किया। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, हम लोगों ने यूएसएसआर को भी नहीं चुना, यूएसए को भी नहीं चुना, हम लोगों ने अपना एक थर्ड रूट चार्ट आउट किया विच वाज नॉन अलाइनमेंट। और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हम लोग मल्टी अलाइंड स्टेटस देख सकते हैं। टिपिकली आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हम लोग कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वेयर वी गो फॉर मल्टी अलाइनमेंट। मल्टीपोलर वर्ल्ड में वी अलाइन विथ मल्टीपल प्लेयर्स हु मे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स में रीजनल डायनामिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट। किस तरह की रीजनल इंटरेस्ट है, किस तरह की रीजनल सिक्योरिटी है, रीजनल एरिया में क्या प्लेयर्स के साथ, क्या नेबरहुड के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट में। एंड देन अलायंसेस एंड पार्टनरशिप ऑल्सो प्ले अ बिग रोल। अब ध्यान रखना है, इंडिया डज नॉट गेट इनटू अलायंसेस। इंडिया किसी भी कलेक्टिव डिफेंस मॉडल का भाग नहीं है, यानी कि इंडिया डज नॉट बिलीव इन दैट कलेक्टिव डिफेंस ग्रुपिंग। लेकिन पार्टनरशिप में हम लोग जरूर बिलीव करते हैं, और 21st सेंचुरी में वी हैव डेवलप्ड मेनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में होता क्या है कि देश मिलेंगे, अपने रिसोर्सेज को पूल इन करेंगे, ताकि जिस किसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में उन्हें डेवलपमेंट करनी है, शायद वो सिक्योरिटी हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, या फिर एनी अदर फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, वहां पे दे क्रिएट दोस पार्टनरशिप्स। सो एट द इंटरनेशनल लेवल पार्टनरशिप्स प्ले अ वेरी बिग रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नए बदलाव हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में, हम लोगों ने देखा कि
वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कनेक्ट, बहुत ही ईजी मूवमेंट है। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइज वर्ल्ड बनता हुआ जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, आज हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये सारे फैक्टर्स भी हमें ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे, उनके बेसिस के ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस लानी पड़ेगी। सो ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, the era of, I would say, internet today, the era of artificial intelligence, all these things they play a very important role in foreign policy. आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने भी एआई समिट्स में अपनी लीडरशिप दिखाई है। इन पेरिस इंडिया वाज द को चेयर ऑफ एआई समिट in Paris. तो AI has become another, I would say, dimension through which we have to evolve our foreign policy. Apart from that, globalized world में global cooperation तो हो रहा है, लेकिन global challenges भी आ चुकी है। Global terrorism, pandemics like COVID-19, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे बड़े चैलेंजेस बन चुके हैं जहां पे कोई एक देश इनसे नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि शायद कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हो रही है वो कहीं से हो रही होंगी, लेकिन उसका परिणाम कहीं और हो रहा है। तो इन ग्लोबल चैलेंजेस के लिए ग्लोबल लेवल ऑफ कोऑपरेशन की जरूरत है, ये भी हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा हमारी फॉरेन पॉलिसी में। एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, संयुक्त राष्ट्र है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, विच आर गाइडेड बाय इंटरनेशनल लॉ। सो ये सारी चीजें भी मैटर करती है इन डेवलपमेंट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। आई होप कि आपको क्लियर कट आइडिया आ चुकी है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए, इसको बस इंडियन सेंस से या फिर इंडियन एंगल से आपको लिखना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन आ गया, इन जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। अब जाते जाते आपको एक और चीज बतानी है कि डिटर्मिनेंट्स भी किस तरह से चेंज हो रहे हैं। अगर हम लोग शुरुआती ऑर्डर देखेंगे 1648 के बाद वेस्टफेलियन ऑर्डर हम लोग कहते हैं, जहां पे पावर, हार्ड पावर का बहुत ज्यादा फोकस था, मिलिट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, रीजनल इन्फ्लुएंस या फिर बैलेंस ऑफ पावर मॉडल था शुरुआत में। तो जहां पे पावर बढ़ाने के लिए अलग अलग कंट्रीज अलायंसेस में जाएंगे, राइट। आपने पढ़ा होगा कोल्ड वॉर के दौरान, या फिर कोल्ड वॉर से पहले, बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलायंसेस, डिफरेंट ऑन्टॉन्स, डिफरेंट डिटान्स दैट कम अप। तो वेस्टफेलियन ऑर्डर में मिलिट्री और रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा सेंटर में था इन डेवलपिंग अ फॉरेन पॉलिसी। लेकिन 21st सेंचुरी में ये तो है ही, बिल्कुल देखिए हार्ड पावर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 21st सेंचुरी में दोज डिटर्मिनेंट्स are seen more from a soft power angle. Why? Because we are connected. टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से हो रहा है, हम लोग कहते हैं कि हर 10 साल में कोई नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले इंटरनेट की बात कर लो, सोशल मीडिया की बात कर लो, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, रोबोटिक्स की बात कर लो, वी डू नॉट नो व्हाट विल कम नेक्स्ट। सो दीज चेंजेस हैव टू बी फैक्टर्ड इन आवर फॉरेन पॉलिसीज। इसके अलावा ग्लोबल चैलेंजेस भी आ चुकी हैं इन रिसेंट टाइम्स, स्पेशली एनवायरमेंट से जुड़ी हुई। दोज आर ऑल्सो defining countries' foreign policies. Okay, so I hope from this discussion it's clear how a foreign policy of any country is determined. That is the conclusion in today's discussion. अगले लेक्चर में हम लोग फॉरेन पॉलिसी जुड़ा हुआ ही डिस्कशन करेंगे, कैसे फॉरेन पॉलिसी बनती है, फॉरेन पॉलिसी के इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होते हैं। So I'll see you in the next lecture. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, you can always reach out to me on these IDs @rahulsai222 is my Instagram ID, जहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा नंबर भी दिया हुआ है जहाँ पे यू कैन रीच आउट। एंड प्लीज लाइक द वीडियोस, शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू यूपीएससी सिंप्लीफाइड फॉर रेलेवेंट यूपीएससी कंटेंट। थैंक यू अगेन। जय हिंद।